अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के कौमी असम्बली से खिताब का, जिसमें उन्होंने कोरोना से लड़ती कौम को उम्मीद दिलाई है। वज़ीर आज़म का कहना था कि इस माह कोरोना केसेस की तादाद ना बढ़ी तो हम मुश्किलात से निकल आएंगे। कोरोना से मुताल्लिक़ पॉलिसी पर पहले रोज़ से कोई उलझाव नहीं है। 13 मार्च से आज तक कोई एक बयान दिखा दें जिसमें तजाद हो। वज़ीर आज़म का कहना था कि दुनिया भर में हम सबसे पहले स्मार्ट लॉकडाउन लेकर आए। हमें कोरोना के साथ गरीबों की मईशत का ख्याल रखना है। मैं आज ये कह दूं कि ये अगर महीना हम एहतियात से गुजार बैठे तो हम इंशाअल्लाह इसके बुरे असरात से बच सकते हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कंफ्यूजन थी। स्पीकर साहब, अगर किसी मुल्क की गवर्नमेंट में कंफ्यूजन नहीं थी वो हमारी गवर्नमेंट। 13 मार्च को हमने लॉकडाउन किया। 13 मार्च से लेके आज तक मेरी एक स्टेटमेंट बता दें जिसमें तजाद। मैंने कॉन्स्टेंटली दो चीज़ों पे बात की। अगर आपके पास $50,000 पर कैपिटा इनकम है तो सबसे बेहतरीन चीज़ उसको रोकने की है कि बिल्कुल कर्फ्यू लगा दो। लेकिन मैंने ये भी कहा कि जो हमारा मुल्क की कंडीशंस हैं, हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम ये करने जा रहे हैं तो वो गरीब तबके के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं आज अपनी जो टीम, जो NCOC में हमने टीम बनाई, जिसमें डॉक्टर्स भी थे, डेटा गैदर करने के भी लोग थे, असद उमर वो लीड कर रहे थे, मैं आज ख़ास इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। हम वो थे जिन्होंने सबसे पहले बात स्मार्ट लॉकडाउन की कि सारा 22 करोड़ लोगों को बंद ना करो, स्मार्ट लॉकडाउन, हॉटस्पॉट्स देखो। ये सारी हमारी NCOC का कमाल है कि वो उन्होंने पूरी स्टडी करके अपने मुल्क की कंडीशंस में किस तरह हम चले। हमें तो लगता है कि पहले दिन से स्विट्ज़रलैंड की मईशत विरसे में मिली और हम कोरोना के पीछे छुप रहे हैं। $20 अरब करंट अकाउंट खसारा मिला। बरामद कम होती चली गई। दरामद $60 अरब तक पहुंच गए। डॉलर ताकतवर होता चला गया, रुपया कमज़ोर होता चला गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुआशी मंजरनामा ऐवान के सामने पेश कर दिया। मैं अपनी ऑपोजिशन से बड़े रिस्पेक्ट से कहना चाहता हूँ, मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, ना मैं कुछ बदला लेना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये बिलीव करता हूँ जब तक रूल ऑफ लॉ और लीडरशिप की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, हम भी वही सारे बनाना रिपब्लिक्स की तरह एक समुंदर होगा गरीबों का और थोड़े से अमीर लोग होंगे। हमारे मुल्क में अगर सही माने में अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस ना चला, हम किसी सूरत इतना पैसा नहीं इकट्ठा कर सकते अपने बच्चों को तालीम देने के लिए, सेहत, उनके इलाज करने के लिए, अस्पताल ठीक करने के लिए। जब एलीट करप्शन पे लगी हुई है तो आप कैसे समझते हैं मुल्क तरक्की करेगा। हमें तो ऐसे लग रहा है कि हमें कोई स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी मिली थी। $20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था। हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी वो $20 अरब के ऊपर तकरीबन स्टैग्नेट कर गई, लेकिन जो इंपोर्ट्स थी वो $60 अरब पे चली गई। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जा रहा था एक्सचेंज रेट के ऊपर। डॉलर कम हो जाते हैं, डॉलर की कीमत ऊपर, रुपए की कीमत नीचे। जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाते, हम इसी क्राइसिस के अंदर जो अब तक फंसे हैं, ये करंट अकाउंट डेफिसिट में फंसे रहेंगे। वज़ीर आज़म अपोजिशन अरकान की तकारीर से पहले ऐवान से चले गए तो ख्वाजा आसिफ ने खूब बढ़ास निकाली। कहा, हिम्मत पैदा करें, हमारी तकरीर भी सुने। वज़ीर आज़म की तकरीर फरमाइशी थी जो किसी और को सुनाने के लिए की गई। वज़ीर आज़म ने आज माज़रत ख्वाहाना रवैया अख्तियार किया। जब काबीना में वज़ीर एक दूसरे की पगड़ी उछाल रहे हो तो लहजे में नरमी आ ही जाती है। लीगी रहनुमा ने वज़ीर आज़म को TV चैनल पर मुनाजरे का चैलेंज भी दे दिया। पाकिस्तान की तारीख में कोई वजीर आजम इतना कम अरसा नेशनल असेंबली में ना जितना इमरान खान आया। ये फरमाइशी तकरीर थी और इसकी जबान भी फरमाइशी। समझें कि किन को सुना रहे थे। हमारे साथ ये किसी टीवी के ऊपर, किसी चैनल के ऊपर जो है ये मुनाजरा कर। हमारी वैसे तो एक्सपोर्ट्स बड़ी नहीं है, लेकिन कोरोना एक्सपोर्ट करना शुरू कर। ये सिर्फ नारा नहीं कि घबराना नहीं, ये फ्लू है, ये कोरोना है, ये खुद कोरोना है मुल्क को जो चिमट गया हुआ है। मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं तो जहांगीर तरीन आज लंदन क्यों बैठा हुआ है, वो यहाँ कैद क्यों नहीं है? ये मेरिट है? ये तबाही की अलामत, मईशत की तबाही, सेहत की तबाही, फॉरेन पॉलिसी की तबाही। अपोलोजेटिक टोन थी आज इनकी तकरीर में और उनका क्या कहना कि हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, जब काबीना में
एक वजीर जो है 2-2, 4-4 वजीरों की पत उतारे, एक वजीर जो है वो टीवी पे आके कहे कि ये हम तब्दीली में नाकाम हो गए हैं, तो फिर टोन में इसी तरह ही मिन्नत समाजत वाली आ जाती है। जब तक मासूफ कुर्सी में बैठे हुए हैं, तबाही का साइकिल जो है वो रिवर्स नहीं होगा इस मुल्क। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को मुबाहिसे का चैलेंज दे दिया है। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि अगर पाकिस्तान कोरोना वायरस का मुकाबला करने की सलाहियत रखता तब भी सेहत का निज़ाम तबाह होना था। बोले अगर स्मार्ट लॉकडाउन ही था तो करते स्मार्ट लॉकडाउन। फिर बोले अगर IMF के कर्जे ही वापस करने हैं तो लॉकडाउन ना करें, लेकिन वो इक़दाम तो उठाएं जिससे अवाम की सेहत और ज़िंदगी को बचा सकें। हमारा वजीर आजम का पहले दिन पे प्लान नहीं था, दूसरे दिन पे प्लान नहीं था, 2 हफ्ते बाद प्लान नहीं था, और आज 3 महीने बाद, 4 महीने बाद प्लान नहीं है। अगर हम कोरोना का मसला 100% संभालते, अगर हम हर वो कदम उठाते जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा था शुरू दिन से कि उठाए, तब भी हमारा सेहत का निज़ाम कोविड की प्रेशर की वजह से डूब जाना था। जिस तेजी से पाकिस्तान के अवाम बीमार हो रहे हैं, फौत हो रहे हैं, कोई किसी सूबा का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अब इस तादाद को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ये स्मार्ट लॉकडाउन का शोर करे तो स्मार्ट लॉकडाउन करते। IMF को खुश रखना है, IMF को पैसा देना है, लोन वापस करना है तो लॉकडाउन ना करे, लेकिन वो कदम उठाए जिससे आप अपना अवाम का सेहत और जिंदगी बचा सकते हैं। कैसे कह सकते हो कि हम तैयार हैं, पाकिस्तान तैयार है? अगर पाकिस्तान तैयार है तो हमारे लोग क्यों मर रहे हैं? रियासत पाकिस्तान वही किरदार अदा कर रहा है जो हमने कारगिल में किया था, जहां हमारे लोग, हमारे सोल्जर्स, हमारे सिपाही जंग तो लड़ रहे थे, शहीद हो रहे थे, जैसे आज हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस कर रहे हैं, लेकिन हमारे रियासत मानने को तैयार नहीं था। कहते थे कि कोई जंग नहीं है, हमारा सोल्जर्स वहां नहीं है, सामान नहीं बेचते थे। आज भी पाकिस्तान में ये वबा फैल रही है। हम अपना डॉक्टर्स को, अपना नर्सेस को, अपना पैरामेडिक्स को ना वो प्रोटेक्टिव केयर देने को तैयार है, ना उनको तनख्वाह में वो इजाफा करने को तैयार है, और ना ही उनको वो रिस्क अलाउंस देने को तैयार है। कि आज भी ये तकरीर मेरे लिए नहीं था, ये तकरीर सिलेक्टर्स के लिए था, आवाम के लिए नहीं था। मैं चैलेंज करता हूँ वजीर आजम साहब कि या इधर आके डिबेट करें, फेस टू फेस डिबेट करें, या टीवी पे, आपका बड़ा शौक है टीवी पे जाने को, कहीं ना कहीं आए ताकि आप जो झूठ इस कौम को खिलाते उसको जवाब आपको देना पड़ेगा। हुकूमत कोई काम करने को तैयार नहीं, और अब ये हारा हुआ कठपुतली आता है इस हाउस में, कमजोर तकरीर करता है और चला जाता है। खबरों में आगे देखिए, कश्मीर का मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गया है। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में सिक्योरिटी इदारों की कामयाबी का जिक्र किया, खारजा पॉलिसी को कामयाब करार दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीका ने एबटाबाद में आकर उसामा बिन लादेन को शहीद कर दिया। वज़ीर आज़म के इस बयान पर लीगी अरकान भरम हो गए। ख्वाजा आसिफ ने सवाल उठाया कि दहशतगर्द को शहीद क्यों कहा। वजीर आजम इमरान खान का कौमी असम्बली में अहम खिताब, कहा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में साथ भी दिया और जिल्लत भी उठाई, लेकिन अब अमेरिका समेत दुनिया का कोई मुल्क पाकिस्तान की तजलील नहीं कर सकता। पाकिस्तानियों के लिए बड़े 2 शर्मिंदा वाक़यात जिसमें हम सब बड़े शर्मिंदा हुए। एक हुआ जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली, बुरा हमें कहा। इमरान खान के इन अल्फाज पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आग बगोला हो गए। इन्होंने उसामा बिन लादेन को आज शहीद डिक्लेयर कर दिया। वो बंदा इस सरजमीन के ऊपर दहशतगर्दी लेके आया था, वो अव्वल और आखिर दहशतगर्द था। उसने मेरे वतन को बर्बाद किया और ये उसको शहीद कह रहे हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं रियासत को फैसला करना होगा, शहीद कौन है और किसने मुल्क में दहशतगर्दी का बाजार गर्म किया। PTI रहनुमा अली जैदी ने समा के प्रोग्राम 7 से 8 में उसामा बिन लादेन को शहीद मानने से इनकार कर दिया। उनका क्या कहना था आपको दिखा देते हैं। आप शहीद समझते हैं उसामा बिन लादेन को? मैं मेरी जाती नजर में
मेरी नजर में तो नहीं है, मेरी नजर में तो नहीं है, मेरी नजर में तो नहीं। आप शहीद समझते हैं उसामा बिन लादेन को? मैं मेरी जाती नजर में, मेरी नजर में तो नहीं है, मेरी नजर में तो नहीं है, मेरी नजर में तो नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, मैंने नरेंद्र मोदी से कहा था मसला कश्मीर हल हो गया तो इससे दोनों मुल्कों को फायदा होगा, लेकिन इलेक्शन के बाद भारत का तकब्बुर कहीं और चला गया। अब वो आज़ाद कश्मीर को भी अपना हिस्सा डिक्लेयर करने लगा है, मगर भारत अच्छी तरह समझ ले कि कश्मीर का मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गया है। मजीद क्या कहा ये देख लेते हैं। मैंने बात भी की नरेंद्र मोदी से कि कश्मीर का हमारा इशू है तो ये हम बातचीत से हल कर लें। हमारा कश्मीर का इशू हल हो जाए तो बहुत बड़ी एडवांटेजेस हैं, दोनों मुल्कों को बड़ी एडवांटेजेस। गुर्बत अगर कम करनी है तो ट्रेड आपस में कर दो, फिर इलेक्शंस हो गए। लेकिन जैसे ही इनका इलेक्शन हुआ तो वो और ही तरफ उनकी एरोगेंस चली गई। हमारा मुकाबला ये कोई इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं है, ये इंडिया अपने इंटरेस्ट नहीं प्रोटेक्ट कर रहा। हमारा एक आइडियोलॉजी के खिलाफ मुकाबला है। ये एक हिंदुत्वता, एक हिंदू सुप्रीमेसिस्ट, एक फैशिस्ट, एक नाज़ी इंस्पायर्ड आइडियोलॉजी का मुकाबला है। वो पाकिस्तान को समझते नहीं है कि जिससे कोई उनके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। वो हमें एक उधर दबा के रखना चाहते हैं जो इस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमान दबाया हुआ हो। अब उन्होंने कई जगह पे पाकिस्तान के कश्मीर को, अपने आज़ाद कश्मीर को अंदर शामिल किया हुआ है। कश्मीर इशू एक ऐसा है जी कि मेरे ख्याल में ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गया। हिंदुस्तान जो 8 लाख फौज वहाँ रख के उनको दबाने की कोशिश कर रहा है, बंदूक के जोर पे वो कितना चले जाएंगे? 80 लाख लोगों को इस तरह दबा के ये अनसस्टेनेबल है। इंशाल्लाह ये कोविड के बाद ये अब रुक नहीं सकती मूवमेंट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि पाक फौज मुल्की दिफा और सलामती के लिए पुराज़म है, पायदार तरक्की के लिए महफूज माहौल फराहम करने की जिम्मेदारी अदा करेगी। उन्होंने अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से निमटने के लिए रियासती इदारों का इस्तेहकाम ज़रूरी करार दिया। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा, नेशनल सिक्योरिटी एंड वार कोर्स के शुरा से खिताब, मुल्की दिफा और सलामती के लिए पाक फौज का अज़म दोहरा दिया। बोले अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निमटने के लिए रियासती इदारों का मुस्तहकम होना जरूरी है। पाक फौज कौमी हमायत के साथ अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा करती रहेगी। आर्मी चीफ का कहना था कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस जामे हिकमत अमली का तकाजा करते हैं। फौज पायदार तरक्की के लिए महफूज माहौल फराहम करने की जिम्मेदारी अदा करेगी। मुल्क में देर पा अमन के लिए तमाम मुमकिन इकदाम करेंगे। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान में पायदार अमन पर अपना विजन भी दिया। खित्ते की सलामती सूरत हाल पर भी इज़हार ख्याल किया। दहशतगर्दी से मुताल्लिक अमरीकी महकमा खारजा की रिपोर्ट पर शदीद मायूसी का इजहार, दहशतगर्दों के महफूज ठिकानों से मुताल्लिक हर इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती है अलकायदा को नाकाम बनाने वाले पाकिस्तान की कोशिशों को नज़रअंदाज कर दिया गया। इस्लामाबाद से देखते हैं ये रिपोर्ट। दहशतगर्दी से मुतालिक अमरीकी महकमा खारजा की सालाना रिपोर्ट, तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी का रद्द अमल, रिपोर्ट को मायूस कुन करार दे दिया। कहा रिपोर्ट में पाकिस्तान के दहशतगर्दी और दहशतगर्दों की माली मुआवनत के खिलाफ उठाए गए इक़दाम को मुतनाज़ा बनाया गया। रिपोर्ट में ये तो तस्लीम किया गया कि खित्ते में अलकायदा को नाकामी हुई, लेकिन इससे नाकाम बनाने के लिए पाकिस्तान की काविशों को नजरअंदाज किया गया। तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दाना वाक़यात में कमी दहशतगर्द ग्रुप के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयों का सबूत है। एक खुद मुख्तार रियासत की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह वाकिफ है। पाकिस्तान दहशतगर्दों के महफूज ठिकानों के हवाले से हर इल्जाम मुस्तरद करता है। हालिया महीनों में मुतअद्दिद ममनुआ ग्रुप की क़यादत के खिलाफ कानूनी चाराजोई भी की गई, जिसे अमरीकी रिपोर्ट में कहीं तस्लीम नहीं किया गया। आयशा फारूकी का कहना था कि अमरीकी रिपोर्ट अफगान अमन अमल के हवाले से पाकिस्तान की खिदमात का मुकम्मल अहाता करने में नाकाम है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार और काविशों को तस्लीम करेगा। जरताज गुल ने सरकारी TV पर कोविड-19 की तारीफ क्या की। सोशल मीडिया पर तो हर तरफ उनके 19 निकात की गूंज ही सुनाई देने लगी। सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ तो सोशल मीडिया की जबान को ऐवान तक ले आए। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट में आप भी देखिए। जरताज गुल ने कोविड-19 के 19 निकात बयान करके सरकारी TV पर जो गुल खिलाया, उसकी महक ने सोशल मीडिया को ज़ाफ़राने ज़ार बनाया। सोशल मीडिया पर वजीर ममलिकत मौसमियाती तब्दीली की गुलफशानी का चर्चा थमा नहीं कि ख्वाजा आसिफ ने तो कौमी असम्बली को भी फेसबुक के ट्रैक पर डाल दिया। वो कहते हैं जी
तो जो बिल गेट्स का नाम बिल क्यों है कि वो गेट के नीचे से बिल आता है बिजली का। कहते हैं पाकिस्तान के पहले 92 क्यों आता है, इंटरनेशनल डायलिंग 92 में हमने कप जीता इसलिए 92 आता है। और डेंटिंग पेंटिंग करने वाले को ये डेंटिस्ट कहते हैं। आखिर पर ख्वाजा साहब ने अपनी सारी छेड़छाड़ और तनकीद को खुद ही लॉजिक भी फराहम कर दी। तो जनाब वाला ये खैर ये कॉमिक रिलीफ भी बीच में होनी चाहिए, माहौल बड़ा सीरियस हो गया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अदलिया और जजेस के खिलाफ आगा इफ्तिखारुद्दीन की तौहीनामेज़ वीडियो का नोटिस ले लिया है। अस खुद नोटिस केस की समाअत जुमे को होगी। रिपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल। अदलिया और जजेस के खिलाफ तौहीनामेज़ गुफ्तगू आगा इफ्तिखारुद्दीन को महंगी पड़ गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया, मुकदमा समाअत के लिए भी मुकर्रर। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच जुमे को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश वीडियो में अदलिया और जजों के बारे में तौहीनामेज़ और गुस्ताखाना गुफ्तगू की गई थी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद को भी नोटिस जारी कर दिया। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। और के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों का जीना मुश्किल कर दिया है। शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं बचा जहां वक्फे से बिजली ना जा रही हो। लोड शेडिंग के सताए लोगों ने वली का ग्रिड स्टेशन पर धावा बोल दिया। तफसीलात जानेंगे अशरफ खान की इस रिपोर्ट में। के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी बरकरार। शहर के हर इलाके में बिजली की तवील बंदिश, कहीं 4 घंटे की लोड शेडिंग तो कहीं 16 घंटे बिजली गायब रहती है। सनती इलाकों में भी 8 घंटे की लोड शेडिंग का आगाज। गर्मी और लोड शेडिंग के सताए शहरी हर रोज एहतिजाज करते हैं, मगर के इलेक्ट्रिक ने अपने कान और आंखें बंद कर रखी हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से भी यही दरख्वास्त है कि वो गरीब आवाम के साथ जो है बुरा सलूक ना करें, के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सख्त एक्शन लें। बिल बहुत आ रहे हैं, लाइट भी तंग करी, हम बहुत परेशान हैं, खर्चे पानी से भी तंग है, मेहनत मजदूरी भी नहीं है, क्या करें। अभी लॉकडाउन की वजह से हमारे बहुत कराची में बिजली की तलब 3000 मेगावाट से तजावज कर चुकी है, जबकि सप्लाई में 300 मेगावाट की कमी का सामना है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से कभी फर्नेस ऑयल तो कभी गैस सप्लाई में कमी का बहाना बनाया जाता है। तर्जुमान पीएसओ का कहना है मई में के इलेक्ट्रिक को 50,000 के बजाय 64,000 मेट्रिक टन फर्नेस ऑयल दिया गया। सुई सदरन तर्जुमान ने बताया कि के इलेक्ट्रिक को 190 से बढ़ाकर 240 MMCFD गैस दी जा रही है। शहरी सवाल करते हैं, जब फर्नेस ऑयल और गैस वाफिर मिकदार में फराहम की जा रही है तो बिजली की लोड शेडिंग फिर क्यों की जाती है। कैमरामैन राशिद इशरत और साथ ही रिपोर्टर साद साबरी के साथ अशरफ खान, समा, कराची। के इलेक्ट्रिक की गफलत एक बार फिर कराची पर भारी पड़ गई। शहर कायद के सार्फिन अगले माह भी लोड शेडिंग का अजाब झेलते रहेंगे। नेपरा ने हैदराबाद और सखर में गैर एलानिया लोड शेडिंग और जायद बिलों की वसूली का भी नोटिस ले लिया है। इस्लामाबाद से देखिए वहाब कामरान की रिपोर्ट। जो काम अप्रैल में करना था वो जून में याद आ गया। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की तलब के हवाले से बर वक्त इकदाम न करके कराची को अंधेरों में डबो दिया। गर्मी और बिजली के इस्तेमाल में इजाफे के साथ ही कंपनी फर्नेस ऑयल की किल्लत का रोना रोने लगी। सूरत हाल से मुतल्लिक पीएसओ को पहले आगाह किया गया होता तो अवाम को लोड शेडिंग का अजाब झेलना न पड़ता। के इलेक्ट्रिक ने अप्रैल के बजाय 2 जून को फर्नेस ऑयल तलब किया। अब 2 कार्गोज 18 जुलाई तक 1,40,000 मैट्रिक टन फर्नेस ऑयल लेकर पाकिस्तान पहुंचेंगे, यानी कराची में जुलाई के वस्त तक लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहेगा। नेपरा ने भी के इलेक्ट्रिक से तफसीली रिपोर्ट तलब कर रखी है। हुकाम कहते हैं शवाहिद के साथ जायजा लेंगे कि के इलेक्ट्रिक ने फर्नेस ऑयल की तलब कब की। कोताही साबित हुई तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। नेपरा ने हैदराबाद और सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनियों के जेर इंतजाम इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग और इजाफी बिलों का भी नोटिस ले लिया। अथॉरिटी ने दोनों कंपनियों से तफसीली रिपोर्ट मांग ली। नेपरा एलानिया में कहा गया है कि सारिफीन जायद बिजली बिल की शिकायत हैदराबाद और सखर में नेपरा के रीजनल दफातर में जमा करा सकते हैं। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना असखुद नोटिस केस की समाअत हुई। मुल्क भर में जारी बिजली की लोड शेडिंग और सिंध हुकूमत की जानिब से लग्जरी गाड़ियों की खरीदारी पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बोले जहां 18 घंटे बिजली ना हो वहां अवाम हुकूमत की बात क्यों मानेंगे। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए।
सुप्रीम कोर्ट में कोरोना खुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस का मुल्क भर में जारी बिजली की लोड शेडिंग पर शदीद बरहमी का इजहार। इस्तफसार किया, लॉकडाउन के बायस तमाम स्कूल अक्सर दफातर बंद हैं, मार्केटें भी जल्दी बंद हो जाती हैं। तलब नेशनल ग्रिड में मौजूद बिजली से कम, फिर ये लोड शेडिंग क्यों हो रही है? जिस मुल्क में 18 घंटे बिजली न हो वहाँ अवाम हुकूमत की बात क्यों मानेगी? आइन अवाम और हुकूमत के दरमियान मुआहिदा है, हुकूमत अवाम के साथ होने वाले मुआहिदे को तोड़ रही है। बच्चे बूढ़े हो गए लेकिन आइन का फल इन्हें नसीब नहीं हो सका। पार्लियामान को एहसास होना चाहिए कि आइन के समरात अवाम को नहीं मिल रहे। अदालत का सिंध हुकूमत का 4 अरब की लग्जरी गाड़ियां खरीदने पर भी नाराजगी का इजहार। चीफ जस्टिस बोले, सूबाई हुकूमत के पास कराची का नाला साफ करने के लिए पैसे नहीं, मगर लग्जरी गाड़ियों के लिए रकम मौजूद है। अदालत ने सिंध हुकूमत से वजाहत तलब करते हुए गुज्जर नाले की सफाई के लिए रकम का बंदोबस्त करने की हिदायत कर दी। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। स्टेट बैंक ने अगले 2 माह के लिए शरह सूद मजीद 1% कम करके 7% कर दी। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि महंगाई की रफ्तार में कमी हुई है, मुल्क में माशी सुस्त रफ्तारी बरकरार है और शरह नमू में कमी के खतरात बढ़ गए हैं। अशरफ खान की ये रिपोर्ट देखेंगे। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में बड़ा फैसला, शरह सूद में मजीद 1% कमी कर दी गई। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर की सरबराही में होने वाले इजलास में माशी अदद-ओ-शुमार का जायजा लिया गया। जायजा में देखा गया कि महंगाई की शरह में कमी हुई है, लेकिन कोरोना के मईशत पर शदीद मनफी असरात हुए हैं। इजलास में अगले 2 माह के लिए शरह सूद में मजीद 1% कमी कर दी गई, जिसके बाद शरह सूद 8% से कम होकर 7% पर आ गई। शरह सूद में कमी पर ताजिरों ने इत्मीनान का इजहार किया। हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने 1% का रिडक्शन किया है, लेकिन हम हमारी देरीना रिक्वेस्ट है, हमारे ग्रुप की रिक्वेस्ट है, इसको फौरी तौर पे 4% पर लाया जाए। मॉनेटरी पॉलिसी के इजलास में बताया गया कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी से महंगाई की रफ्तार मई में 8.2% रही। ये भी तवक्को की कि अगले माली साल का बजट महंगाई के हवाले से कोई असर नहीं डालेगा, क्योंकि वफाक ने तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया। नए टैक्सेस न लगने और दरामदात पर ड्यूटी कम होने से पैदावारी लागत भी कम होगी। अशरफ खान, समा, कराची। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ को बड़ा रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत ने रेंटल पार्क केस में बरी कर दिया। बरी होने वालों में साबिक MD पेप्को ताहिर बिशारत चीमा, शौकत तरीन और शाहिद रफ़ी समेत 10 अफराद शामिल। और कोरोना की वबा में इंसानियत की खिदमत, गुजरावाला में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत हुई तो शहरी ने कोरोना मरीजों के लिए मुफ्त ऑक्सीजन फराम करना शुरू कर दी। घरों पर आइसोलेट मरीजों को भी ऑक्सीजन पहुंचाने का इंतजाम। फैसलाबाद के अस्पताल में डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स ने ICU में कोरोना मरीज की सालगिरह मनाई, केक काटा और फूल दिए। मरीज के चेहरे पर खुशियां बिखर गईं। सिंध असम्बली के इजलास में एक बार फिर हंगामा आई हुई है। बजट में शहरी इलाकों को नज़रअंदाज करने पर MQM ने वॉकआउट किया। असम्बली गेट पर एहतजाजी कैंप लगा लिया। संजय साधवानी की रिपोर्ट। सिंध असम्बली इजलास में MQM पाकिस्तान के अरकान का एहतजाज, बजट में शहरी इलाकों को नज़रअंदाज करने पर नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर गए। हमें इजाज़त दीजिए, हम आपके इस बजट को खुदा हाफिज कहकर जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आप लोग वॉकआउट कर रहे हैं, नासिर शाह साहब की नहीं सुनेंगे। MQM ने बजट के खिलाफ असम्बली गेट पर एहतजाजी कैंप भी लगाया। और कराची पर खर्च करने के लिए जो रकम रखी है वो सिर्फ 26 अरब रखी है। कंवर नवेद जमील का कहना था, सिंध हुकूमत के बजट को मुस्तरद करते हैं। बजट में शहरी इलाकों और मजदूरों के लिए कोई रिलीफ नहीं। सिंध के शहरी इलाकों के साथ, हैदराबाद के साथ, दीगर शहरों के साथ होने वाली ज़्यादतियों और नाइंसाफ़ियों से आगाह किया है और उसके बाद हम इस बजट को रिजेक्ट कर MQM रहनुमाओं का कहना है कि वो शहरी इलाकों की मजबूत आवाज़ बनेंगे। बजट में उन्हें नज़रअंदाज करने से शहरियों में एहसास महरूमी बढ़ेगी। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। वज़ीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह ने दावा किया है कि सिंध हुकूमत ने बजट में कराची के लिए 100 अरब रुपए से ज़ायद रकम रखी है। बड़ी बातें की गई कि कराची के लिए कुछ नहीं रखा जाता। सर, कराची हमारा है। आप भी अपना जो फेडरल बजट बनता है उसमें कुछ स्कीमें यहाँ के लिए रखें, वहाँ पे बात नहीं की जाती। हमारे दोस्तों को कुछ है, पहले कह दिया गया कि जी कराची के लिए सिर्फ 3 अरब रुपए रखे गए। शुक्र है 24, 26, 30 पे आ गए। कराची की स्कीमें हैं
वो 100 अरब से ज्यादा है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खास हिदायत दी थी। डीसैलिनेशन की बात तकरीबन काफ़ी हद तक हो चुकी है। पाकिस्तान का पहला सीवरेज को ट्रीटमेंट करने का प्रोजेक्ट है, जो इंडस्ट्रियल एरिया में फिर उनको पानी दिया जाएगा। 3 बड़े प्रोजेक्ट कराची के लिए, लिंक रोड सर कोरंगी वाला, सर एक्सप्रेस वे है मारीपुर टू वाई जंक्शन, काफ़ी हद तक इस पर काम हो चुका है। सर इंटरचेंज है ICI पुल, अगर कोई इजाज़त दी गई है 1 to 4 तक की, सिर्फ कराची KMC को दी गई। किसी पे एहसान थोड़ी कर रहे हैं सर, ये तो हमारा कराची है, हम अपना कराची बना रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ को बड़ा रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत ने 10 शरीक मुल्ज़िमान समेत साहूवाल रेंटल पार्क केस में बरी कर दिया है। फैसले में ताहिर बशारत चीमा, शौकत तरीन और शाहिद रफ़ी को भी बेकसूर करार दिया गया है। फैसले में कहा गया है कि केस में कौमी ख़जाने को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली से खिताब में तालीम से मुताल्लिक़ बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ऐवान को मुखातिब करते हुए कहा है कि मार्च 2021 से पूरे मुल्क में यकसां तालीमी निसाब राइज कर दिया जाएगा। मैं मुल्क को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इन्होंने वो 2 काम किए हैं जो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि कभी किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दिया। एक कोर एजुकेशन सिलेबस इंशाल्लाह मार्च 2021 में सारे पाकिस्तान में लागू हो जाएगा। बलूचिस्तान में ऑनलाइन क्लासेस तलबा के लिए दर्द सर और वालदैन के लिए मुश्किलात का सबब बन चुकी हैं। तलबा कहते हैं कि इंटरनेट की सहूलत के बगैर ऑनलाइन क्लासेस कैसे मुमकिन हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान के हुक्म पर गुज़िश्ता रोज़ ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ एहतजाज करने वाले गिरफ्तार तलबा को रिहा कर दिया गया। SP सिटी को भी ओहदे से हटा दिया गया। नूरुल आरफीन की रिपोर्ट। बलूचिस्तान में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग और इंटरनेट की सहूलत न होने की वजह से ऑनलाइन क्लासेस तलबा के लिए चैलेंज बन गया। कहते हैं बलूचिस्तान के 70% इलाकों में इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं। बाकी इलाकों में इंटरनेट तो दरकिनार, मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स भी ठीक से नहीं आते। तो लाइट बुझ जाती है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, तो फिर इंटरनेट किधर से आएगा जब हम लोग क्लासेस शुरू करेंगे। नेट तो ऐसा है कि बिल्कुल स्लो है, तो उस हालत में ऑनलाइन क्लासेस जो है ना बिल्कुल नामुमकिन है। ऑनलाइन क्लासेस ने वालिदैन को भी परेशान कर दिया। कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए कंप्यूटर समेत दीगर आलात की ख़रीदारी का इजाफी बोझ बढ़ गया है। दूसरी तरफ निजी तालीमी इदारों की जानिब से 3 माह की फ़ीस जमा करवाने के लिए बार बार पैगामात भेजे जा रहे हैं। मुलाजिम पेशा हैं और सारा दिन एक्टिविटीज़ में बाहर रहते हैं और जाकर स्पेशली बच्चों को जाकर एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस देना, उनको बताना, उनको समझाना, उनको पढ़ाना, गाइड करना, तो चीज़ें एक लायबिलिटी हम पर एक एक्स्ट्रा आ जाती है। दूसरी तरफ वज़ीर आला जाम कमाल ने तलबा के साथ नारवा सलूक अपनाने पर SP सिटी को ओहदे से हटा दिया और बदसलूकी करने वाली खातून कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। कैमरा टीम के साथ नूरुल आरफीन, समा, कोयटा। कराची में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई नाकाम बना दी गई। रेंजर्स और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने MQM लंदन से ताल्लुक़ रखने वाले 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया जो शहर में धमाके करने के मंसूबे कर रहे थे। गिरफ्तार दहशतगर्दों में वसीउल्लाह, मोहम्मद फाजिल और मोहम्मद रिजवान शामिल हैं। मुल्ज़िमान ने इंकशाफ किया है कि वो MQM लंदन से अहकामात लेकर कराची में दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहे थे। मुल्ज़िमान साबिक़ा MPA वसीम को टारगेट करना चाहते थे। मुल्ज़िमान ने मलीर, शाह फैसल और कोरंगी में गैस सिलेंडर की दुकान में क्रैकर हमलों का मंसूबा भी बनाया था। लगता है कि हिटलर मोदी ने सारा भारतीय मीडिया ख़रीद लिया है। मोदी की दुनिया में जितनी भी ज़िल्लत या रुसवाई होती रहे, अय्यार मीडिया जनता को सब अच्छे की खबर सुनाता है। अब भारतीय TV की नई मक्कारी भी देख लें। एक सर्वे में नताइज मोदी के खिलाफ आए तो सर्वे के ग्राफिक्स ही तब्दील कर दिए गए। 60% को कम और 39 को ज़्यादा दिखाया गया। साबिक़ कप्तान मोहम्मद हफीज़ की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया है। PCB से मुंसलिक लैब ने हफीज़ के पहले सैंपल का दोबारा टेस्ट किया जो फिर पॉजिटिव आ गया है। मोहम्मद हफीज़ के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट का मामला मज़ीद उलझ गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से किए गए कोरोना टेस्ट के बाद हफीज़ ने निजी लैब से ख़ुद टेस्ट कराया जो मनफी आया था, जिसके बाद PCB का टेस्टिंग अमल मुतनाज़ा बन गया। मगर आज PCB से मुंसलिक लैब ने प्रोफेसर के पहले सैंपल का दोबारा टेस्ट किया। हफीज़ के पहले सैंपल का दूसरा टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया है। लेबॉर्ट्री हुकाम का कहना है कि मोहम्मद हफीज़ के अमल से पाकिस्तान में टेस्टिंग के अमल पर सवालात उठे। साख बरकरार रखने के लिए दोबारा टेस्ट किया।
और इसी के साथ ही बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचता है। आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।